नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अजय। हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता कौशल। पहले तो मैम प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। Namaste and welcome. Namaste to all your viewers, and thank you very much for inviting me. Yeah. माय प्लेज़र मैम। बालेन शाह साहब का कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। ही इज़ मैं ऊपर देख रहा था। आई आई विश आई कैन सी द स्काई। कहीं पे ऊपर तो नहीं बैठा हुआ कहीं पे? जोक्स अपार्ट, आई मीन आई एम जस्ट जोकिंग। बट द शेयर फैक्ट कि वो इतना ऊपर उड़ रहे हैं आफ्टर इमेंस सेटबैक्स। आई मीन इन्होंने टैरिफ लगाया, भारत ने सिर्फ फ्यूल बंद करा गाड़ियों का 2 दिन में। नहीं, 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 टैरिफ वापस, टैरिफ वापस। Hmm. उसके बाद न्यूज़ फैला दी कि भैया 30 दिन के बाद इंडियंस हैव टू गो बैक। फिर यहाँ पर हंगामा, नहीं, 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 कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, देयर इज़ नो गो बैक, देयर इज़ नो गो बैक, एवरीथिंग इज़ फाइन। पूरा एक नोटिफ़िकेशन निकाला, जी, 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 ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो सच रूल। ये चक्कर क्या है यार? टेक अ स्टैंड। आपको एंटी इंडिया जाना है, जाओ ना। प्रॉब्लम क्या है? व्हाई इज़ इट ये जो ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे गेम खेल रहे हैं, व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू डू इवन? आई मीन इट्स वेरी कन्फ्यूज्ड एंड दैट्स नॉट मी आस्किंग। बाय द वे आप नेपाली सोशल मीडिया पे जाके देखो, तो लोग भी बोल रहे हैं यार लड़ना है तो लड़ ले भाई, नहीं तो हमारी ज़िंदगी तो Hmm. छोड़ दे यार। व्हाई आर यू प्लेइंग विद आवर लाइव्स? सो Yeah. इट्स वेरी वियर्ड। नोबडी वांट्स अ फाइट विद ईरान, बट ये करने की क्या कोशिश कर रहा है विद नेपाल? बट व्हाट्स ही ट्राइंग टू डू मैम? Hmm. सो माय अंडरस्टैंडिंग गोज कि भाई देखो ऐसा है कि बालन जी अब अपने ही उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जो उन्होंने क्रिएट किया। एक नेशनलिस्ट इमेज क्रिएट किया है सोशल मीडिया पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट इमेज क्रिएट किया है। ये बिना सोचे समझे कि उनको मतलब आगे फॉरेन पॉलिसी में क्या करना है। मतलब आप नेशनलिस्ट इमेज आप इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कर सकते हैं। वो पहले रैपर थे, बहुत अच्छा उनका एक इमेज रहा। अब वो इलेक्शन ऐसे इतना ग्रैंड स्केल में जीते हैं, बहुत उनका एक वेव चल रहा था बालेन 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 करके। तो बालेन शाह जी जो बने हैं वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक ऑडियंस में जब आप प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे आ जाते हैं तो एक नया पोजीशन आपको मिल जाता है जिसमें आपको वो जो एक्टर्स हैं, मेजर पावर्स हैं या मिडिल पावर्स हैं, जो आपके नेबर्स में हैं, जो जो जियोपॉलिटिक्स को सेट कर रहे हैं, उनके साथ आप कैसे रिलेट करेंगे, किस टाइप से उनके साथ आप रिलेशंस बनाएंगे। वो चक्रव्यूह जो है वो उसमें फंस गए हैं क्योंकि वो अपना एक इमेज भी बनाए रखना चाहते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही हार्डकोर नेशनलिस्ट हूँ, और ये स्टैंड भी नहीं ले सकते कि वो एंटी चाइना हो या एंटी इंडिया हो या एंटी अमेरिका हो, और ऑल द स्ट्रिंग्स आर पुलिंग। हर तरफ से उनको खींचा जा रहा है कि भाई देखिए आप अमेरिका जो है, अब पहले वो इन्होंने एमसीसी पास कराया था $500 $500 मिलियन का, अब वो एसपीपी के पीछे पड़े हुए हैं। चाइनीज जो है वो उनका जो एम्बेसडर है, वो उनके पहला जो होम मिनिस्टर था सुदान गुरुंग जी के पास जाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको लिटरली ये धमकाते हैं कि भैया आप ये टिबेटन्स के लिए जो आईडी कार्ड वगैरह बनाने लगे हैं ये नहीं बनाने हैं, एंटी टिबेट आप पॉलिसी का सोचिए भी मत। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यू आर डेफिनेटली गोइंग अगेंस्ट चाइना। तो अगर आप चाइना के अगेंस्ट जाते हैं तो जितने आपके प्रोजेक्ट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं हम सब खत्म कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और अमेरिका की ज्यादा अलाइन होने की जरूरत नहीं है, अगर आप एसपी पास करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम यूएस का, तो नेचुरली आप चाइना के अगेंस्ट होते हैं। तो वहां पे भी वो नहीं जा पा रहे। अब इंडिया एक बचता है जिसके मतलब एक वो हिस्ट्री रही है नेपाल में कि हर प्राइम मिनिस्टर जो है पहले इंडिया को गाली देगा तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो अब ये अगर उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, जो कि ये कर भी रहे हैं कुछ कुछ चीजों में, आप और एक उसमें पढ़ते हैं क्योंकि इंडिया के साथ इतने यू नो ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इतने डीप सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं कि उसको आप किसी भी हद से तोड़ नहीं सकते। किसी भी तरीके से आप ये सोवरेन स्टेट टू स्टेट का एक टैग टैग लेके आप ये नहीं कर सकते कि भाई हमें भारत के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना है या भारत अलग रहे, हम अलग रहे, हमें कोई उसका पूरी आपकी डिपेंडेंसी है भाई। और ये सिर्फ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही है, ये पीपल टू पीपल एक रिलेशन है, एक कल्चरल टाइज है, रिलीजियस टाइज है। आप उन सबको खत्म करके आप भारत के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। तो आप एक उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां पे आप ये शो करना चाहते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल हम इतने हार्डकोर अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं कि हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, और नेपाल एक सोवरेन स्टेट है। और जो एक इमेज पहले बहुत लोग बोलते हैं स्मॉल पावर, जो एक इमेज है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि नेपाल का एक नया जियोपॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आया है, स्पेशली जेनजी के साथ साथ। और ये मैं कई सालों से इस बारे में बात बोल रही हूँ कि जो न्यू जनरेशन है नेपाल की, वो अपने आप को एक स्मॉल स्टेट नहीं देख रही है, वो एक स्मॉल पावर देख रही है।
नो, जैसे कि बाकी मिडल पावर्स हैं, तो हमारा भी एक अपना पावर है। तो इंडो पैसिफिक में हम जॉइन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगा हमारा उस डिसीजन के लिए। और वैसे ही हम चाइना के प्रति जाते हैं या इंडिया के प्रति जाते हैं, वो भी हमारा एक ऑटोनॉमी। अब ओली जी ने क्या है कि पहले का जो इनका एक वो चल रहा था कि भाई दोनों नेबर्स हमारे बहुत बड़े नेबर्स हैं, उनमें से किसी के साथ भी हम झगड़ा नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने पहले एक डिस्टेंट रिलेशन का पॉलिसी बना रखा था कि इक्वी डिस्टेंस है, यू नो, उतना ही बैलेंस इंडिया के साथ करेंगे, उतना ही बैलेंस हम चाइना के साथ करेंगे। लेकिन ओली जी ने आके इसको थोड़ा सा चेंज करके इक्वी प्रॉक्सिमिटी की बात की थी कि भाई हम दोनों के साथ ज्यादा क्लोजनेस रखेंगे, दोनों के साथ आप प्रोग्राम्स करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, और उसी के चलते इन्होंने बीआरआई जो है वहां पे जाके फाइनलाइज भी किया था। ठीक है। अब ये जब आए हैं बालेन जी, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि फॉरेन पॉलिसी का हम डिसीजन क्या लें, क्योंकि ये सीजनड एक बहुत सालों से उस टाइप से, जिसे कहते हैं कि सीजनड हो जाते हैं, उस टाइप के पॉलिटिशियन भी नहीं है। और इन्होंने कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ये वो कभी ली नहीं कि इनको पता हो कि फॉरेन पॉलिसी में होता क्या है। अब दो इन्होंने पोजीशंस तो ले लिए कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपको ये कंक्रीट डिसीजंस लेने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी। अब बोलने के लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया कि 1 साल तक मैं किसी कंट्री में नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, आप एक किसी भी कंट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि आप ना भारत को नाराज करना चाहते हैं, ना चीन को नाराज करना चाहते हैं, ना आप अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी लेना चाहते हैं, ना यूरोप के साथ कुछ पंगा लेना चाहते हैं। तो आप किसी भी चीज में कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते, इसलिए आप कहीं जाएंगे नहीं। और देख ही लीजिए, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक कभी किया भी नहीं है। ठीक है। तो अगर आप कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते, किसी के पास नहीं जाना चाहते, फिर भी आपको इंटरनली एक नेपाल की फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। और नेपाल की फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करते हुए सबसे पहला जो कंसिडरेशन उनको देना पड़ेगा कि आपके 2 नेबर्स कौन है मेजर पावर्स में, जो कि भारत और चीन है। दूसरी बात, आपको जो सबसे ज्यादा कंसिडरेशन देना पड़ेगा, चाहे या ना चाहे, भारत आपके लिए बहुत अहम एक देश है, जिसने आपको 1950 से प्रोटेक्शन दिया है, डिफेंस प्रोटेक्शन, हमारा पीस एंड फ्रेंडशिप जो ट्रीटी था, उसके अंडरगढ़ हमने आपको डिफेंस की एक एक अम्ब्रेला टाइप दे रखा था, जिससे आप प्रोटेक्टेड थे। तो उसके खिलाफ आप जाना चाहते हैं, उससे अपने रिलेशंस को डिस्टेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इस चक्रव्यूह में ये खुद फंसे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक डिसीजन ले पा रहे हैं कि हम भारत के साथ किस तरह से डील करें। तो क्या है कि अचानक से कोई मुद्दा आता है, उस पे ये अपना पूरा नेशनलिस्ट वो दिखाने के लिए एक डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि कस्टम्स का आया, और बाद में पता चलता है कि उन्हीं के लोग जो हैं, उनको फिर यू नो सिर्फ पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं, जो अभी बैकडोर में चली गई हैं, वही नहीं, लोग भी उनके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। तो वो अपना इमेज खराब नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस टाइप का एक इमेज हम पोर्ट्रे करें एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और नेपाल किस टाइप का इक्वी डिस्टेंस में वापस जाएगा या डिस्टेंट नेबर्स बनाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है ये कुछ डिस्टेंट नेबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंट नेबर मतलब कि ठीक है, आप हैं नेबर्स, लेकिन हम स्मॉल पावर हैं, हमारा सोवरेन वो आप रिस्पेक्ट दीजिए, उसी टाइप से हमारा प्रोटोकॉल लीजिए, जैसे कि इनका हो भी गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो प्राइम मिनिस्टर के नीचे किसी को नहीं मिलूंगा, उस टाइप का एक एटीट्यूड भी आ गया है। तो वो सब करना जो है मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, क्योंकि ठीक है, आप अपने आप को स्मॉल पावर मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि आप स्मॉल पावर की तरह अपने आप को डील करें, लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। ठीक है। उसमें आपको अपने आप को कहीं ना कहीं फिट करना पड़ेगा। आप किस इंक्लिनेशन में जाना चाहते हैं, आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप वेस्ट की तरफ इंक्लाइन होना चाहते हैं, या आप अपने नेबर्स को पहले देखना चाहते हैं, या अपने नेबर्स को भी डिस्टेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो खैर चाइनीज उसमें भी ये आता है कि आप पहले अपने पास के पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं, फिर दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं। अब इनका अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके साथ क्या अच्छा रिलेशन बनाना चाह रहे मैम, इसमें देखिए सबसे बड़ी गेम क्या है? सबसे बड़ी गेम ये है कि भई अगर आपके पास इतनी स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ है कि आप यू कैन प्ले बोथ द साइड्स, आप आराम से कर सकते हो इसको, तो ठीक है, फाइन, डू व्हाट यू वांट। आपकी स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ नहीं है, यू केम इन ऑन ऑन अ दिस थिंग कि भई मेरा कंट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसके अंदर इंडस्ट्री नहीं है, इसके अंदर इकोनॉमी नहीं है, मैं बचाऊँगा इस देश को। उसके हैं। बाद आप खड़े होके स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की सिग्नलिंग कर रहे हो, तो इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। जो आपने जो चीज़ें अपने लोगों को प्रॉमिस करा है कि साहब ये होना चाहिए, वो तो पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है आपकी। आपकी तो पूरी भाषा ही ऊपर-नीचे है। जी,
तो वही बात मैं आपको बोल रही हूँ कि ये खुद ही अपने चक्रव्यूह में फँस रहे हैं कि एक तरह तो एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं हम तो सारा कुछ अपने देश के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, 100 दिन का प्रोग्राम है इनका। तो लोग अब तक तो खुश हैं क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है ड्रास्टिक जिसमें इनको एक मेजर डिसीजन लेना पड़े। लेकिन ये मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे इनको। जैसे कि एसपीपी का डिसीजन आज नहीं तो कल इनको लेना ही पड़ेगा। ठीक है? अब चीन जो है दूसरी तरफ से इनके ऊपर एक प्रभाव जो डाल रहा है, वो सिर्फ टिबेटन्स के लिए नहीं डाल रहा है, अब नए प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने बीआरआई के अंडर दिए हैं, अब उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो आप क्या डिसीजन लेंगे? आप चीन के सपोर्ट में खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? यू नो तो ये जो एक डुअल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पे भी अच्छे रहें, वहाँ पे भी अच्छे रहें, जो कि एक नेपाल के बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि जितने पॉलिटिशियंस होते हैं वो यही करते हैं कि इधर भी अच्छे बने रहें, उधर भी अच्छे बने रहें, उधर भी अच्छे बने रहें। ये गेम जो है आज की डेट में जैसा जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, उसमें ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और आप ऐसे इंडिया भारत जैसे तो इतने स्ट्रॉन्ग पावर है नहीं कि आपका स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जैसे अब आप बोल रहे हैं कि अपना एक स्टैचर नहीं है, आपका इकोनॉमी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका पॉपुलेशन भी इतना कोई बड़ा नहीं है, जियोपॉलिटिकली आप लैंडस्केप देखें, तो बहुत बड़ा लैंडस्केप नहीं है और ये कहें कि आप क्योंकि आप ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं, इसीलिए आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, ऐसा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि चीन नेपाल के बिना नहीं चल सकता या भारत नेपाल के बिना नहीं चल सकता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन भारत और नेपाल के जो संबंध हैं, उनको आपको मद्दे रखना ही पड़ेगा क्योंकि उसको आप नज़रअंदाज करके आप किसी भी तरीके का रिलेशन अपने लोगों के लिए भी नहीं बना सकते। ये नहीं कि आप नेपाल का अपने मतलब अपने जो लोग हैं, वो आपके खुश हो जाएँ। आज आप भारत के साथ लड़ाई कर लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो नेपाली हैं वो खुश होंगे? नहीं, नेपाल के बहुत लोग एक बहुत ही सीधे-साधे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भारत के साथ उनके समानता है, एक अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसे टाइज़ हैं, वो आना चाहते हैं भारत, भारत को ही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, बात कर सकते हैं। हम लोगों में एक बातचीत करते हुए जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग है, कल्चर है, साइकोलॉजी है, वो सारा कुछ एक सेम है। आप उसको भी नकार नहीं सकते, उसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब उसके अलावा अगर अब आपका दूसरा जो नेबर है चीन, जिससे मैंने आपको बोला था कि ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास जाएँगे ही जाएँगे। तो अब ये सामने आ रहा है, मैंने आपके एक लास्ट वीडियो में इस बारे में चर्चा की थी कि इन्वेस्टमेंट के लिए इनको चीन के साथ कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। आज थोड़ा बहुत ये चीन के अगेंस्ट जा रहे हैं, जैसे कंपनीज़ को इन्वेस्टिगेशन के लिए डाल दिया, जैसे पोपरा इंटरनेशनल की जो कंपनीज़ थी सीमैक करके, तो उसका इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया कि कितना करप्शन का चार्जेज़ है। लेकिन फाइनली इनका डिपेंडेंस जो है चीन के ऊपर आएगा कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। और आज जैसे अब आप देख ही रहे हैं कि मई 25 की तारीख इनका चीन का वाइस प्रेसिडेंट जो है चुपंग करके आ रहा है। उसके अलावा जून में अर्ली जून और लेट जून में इनके बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हैं। मैकेनिज्म है एक फैसिलिटेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेपाल चाइना कोऑपरेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। उसके अंतर्गत बहुत सारे बीआरआई के प्रोजेक्ट्स हैं। 9 मेन पॉइंट्स मैं समझती हूँ, 9 मेजर एरियाज़ हैं जिनके ये कनेक्शन में डिस्कशंस करेंगे और डिस्कशंस का मतलब ये है कि एक्सपेडाइट करेंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ाएँगे और यू नो उस टाइप का एक तालमेल बैठाएँगे। तो चीन चाहता है वो देना, लेकिन आपको भी चीन के साथ अच्छा होना पड़ेगा, यानी चीन के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, कोर इंटरेस्ट हैं, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। वैसे ही अब भारत के साथ है। अब जैसे आपने बोला कि कस्टम ड्यूटी आपने लगा दिया, आप ही के लोग उस पे चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे 4 तो मेरे ख्याल से लॉयर्स हैं जिन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी किया है एक केस कि भई आप ये इनजस्टिस है, अनफेयर है कि भई आप लैंड रूट से जो आ रहे हैं उनके ऊपर ₹100 में भी 100 नेपाली रुपए में भी आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लेन से आते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको टेलीविज़न ला सकते हैं, 2 लाख तक का मोबाइल ला सकते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो ये किस टाइप का एक अंडरस्टैंडिंग है, तो इस टाइप का उन्होंने केस भी किया है इनके ऊपर। तो आपके अपने लोग जो हैं, इसके ऊपर मुद्दे उठाएँगे और आपके खिलाफ जाएँगे। अब अगर बालन जी को अपना इमेज वैसा ही रखना है कि हम हार्डकोर नेशनलिस्ट भी हैं और किसी देश के साथ अ, किसी देश के आगे झुकना भी नहीं चाहते, उसके साथ मैत्री संबंध भी रखना चाहते हैं, तो इनको थोड़ा-सा टैक्टफुली खेलना पड़ेगा। थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कोर इंटरेस्ट इनके क्या हैं। कोर इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करते हैं। सिर्फ हर चीज़ का एक मुद्दा बना के जैसे अभी काला पानी का भी बॉर्डर का भी अब भारत के साथ बहुत बड़ा मुद्दा बना के बैठ गए हैं और उसका मीडिया भी अब कुछ नए-नए तरीके से जैसे अभी काठमांडू पोस्ट में मैं पढ़ रही थी, कि एक नया उन्होंने आर्टिकल लिखा है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जो कुछ है लैंड हमारा है। तो इस टाइप का एक नैरेटिव ये
फैलाने की कोशिश करें, पूरे सोशल मीडिया में बढ़ाने की कोशिश करें, तो उससे सिर्फ ये एंटी इंडिया ही जाने की कोशिश करेंगे और उससे किसी चीज़ का फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब भारत अगर अपना पोस्चर बहुत हम्बल होके जैसे बोलते हैं कि हम ये लोग चाहते हैं, नेपाल चाहते हैं कि भारत को थोड़ा-सा बड़ा दिल होना चाहिए। जैसे उन्होंने बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर को सेटल किया है, हमारे साथ भी की करें। तो अगर आप वो चाह रहे हैं और भारत अपना पॉजिटिव एक एटीट्यूड शो कर रहा है, तो आप अपना एरोगेंस मत शो कीजिए। आप भी Yeah. उस पॉजिटिविटी को पॉजिटिव तरीके से लीजिए, डायलॉग पे आइए। जो चीज़ है, हर चीज़ का समझौता जो है हो सकता है, बशर्त है कि आप बातचीत करने के लिए राज़ी हो। नो आप पहले से ही अभी सोचेंगे कि नहीं यही हमारा डिसीजन है, उसके बाद आप बातचीत नहीं कर सकते। ऑफ द बेस्ट थिंग है दोनों को चिट्ठियाँ लिख दी आपने कि कैलाश आप यहाँ से नहीं कर सकते। अब दोनों की हुँ। तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, ना इंडिया ने रिस्पॉन्ड करा, ना चाइना ने रिस्पॉन्ड करा। नाउ देखिए भारत भारत और चीन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये एक लड़ाई का मुद्दा बन जाएगा। अगर भारत ने उसको टेम डाउन किया, उसको जवाब नहीं दिया या चीन ने भी जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि वो डाउन प्ले कर रहे हैं, उस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। बट आप उसको अब मीडिया में ला-ला के आप उसको और हाइटेन करेंगे, तो ये गलत है। आप भी ये कीजिए कि ठीक है, हम बातचीत करेंगे, हमारे डायलॉग मैकेनिज़्म बने हुए हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें आप बातचीत कीजिए और जो समझौता हो सकता है, जितना अच्छा समझौता हो सकता है, दोनों देशों के लिए बेहतर वही रहेगा। देखिए मैम एक एक मेरे को और है जैसे अभी देखो ये चाइना के अगेंस्ट में भी इन्होंने 1-2 चीज़ें बोली। उधर चाइना ने झटका हुँ, मारा, हुँ, तो टिबेटन्स और ये सब करने शुरू हो गए, चाइना ने झटका मारा। वो कहे नहीं, नहीं जितने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट हैं हम फटाफट आगे लेके जाएँगे। यार कर क्या रहे हो आप? आई मीन यू आर गिविंग सच मिक्स्ड सिग्नल्स, यू थिंक चाइना एंड इंडिया बस लाइन लगा के खड़े हुए हैं, हाँ जी, अब नेपाल बुलाएगा तो हम जाएँगे अंदर। मेरे को ये दैट्स समथिंग दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर चाइनीज़ विल आल्सो लुक एट इट यार ये तो साला कुछ बोलो तो ये पलट जाता है। अभी अमेरिकन्स आएँगे ये फिर प प पलटी मारेगा। The fear in China, and I can see it in a lot of their writings and all that, is that ये अमेरिकन्स को एक बेस दे देंगे। एटलीस्ट हाँ, जो हमारे सो कॉल्ड इंडियन एनालिस्ट्स हैं हू आई नो आर वेरी क्लोज टू चाइना, दे आर प्रमोटिंग दिस फियर कि अमेरिकन्स को एक बेस दे देंगे वहाँ पर। 4 हेलीकॉप्टर हुँ, आ गए जी तो वहाँ पर बेस बन गया जी, वो हो गया। अब बी दैट एज़ इट मे, हमने ये भी देखा है ड्यूरिंग द 60s नेपाल के अंदर बड़े उल्टे काम होते थे, टिबेट टिबेट हुँ, के हुँ, चलते-चलते अमेरिकन्स बहुत सारा कुछ करते थे। उसके बाद हुँ, उन्होंने डिसएंगेज कर दिया था, वो अलग चीज़ है। बट होता था, हमारे साथ भी होता था और उनके साथ भी होता था। वो नंदा देवी का हुँ, रिएक्टर और दैट दैट होल थिंग इज़ देयर। हुँ। तो सर मैम ये बताइए हाउ मच डज़ चाइना ट्रस्ट दिस गाय? बिकॉज़ हमारी तरफ से तो ट्रस्ट पूरी तरह से आई डोंट नो आई डोंट थिंक इट्स दैट ग्रेट राइट नाउ। बट डज़ चाइना ट्रस्ट दिस गाय? बिकॉज़ चाइना नोज़ उसकी तरफ अमेरिकन्स आर पिवटिंग, अगर ईरान तक पहुँच गए हैं, नेक्स्ट इज़ टुवर्ड्स चाइना। तो अगर चाइना को ये पता है कि भई तिब्बत-विबेट में ये कुछ उल्टे काम करने की कोशिश करेंगे, लुकिंग एट द तिब्बत पॉलिसी ऑफ 2020 एंड द Burma policy of 2020, these are the only 2 big, policies that actually came out. So Chinese would also know. So how will the Chinese react to this guy? देखिए, चीन का जो नेपाल के प्रति एक स्टैंड है या जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आप उसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए जब शी जिनपिंग जी वहाँ पे गए थे, 2019 की बात है और उनके कंट्री में खड़े होकर यानी कि उनके देश में खड़े होकर उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली बोली थी कि अगर आप कुछ भी एंटी चाइना करने की कोशिश करते हैं या तिब्बत के सपोर्ट में कुछ करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनका यही था तो आपकी हड्डियाँ, बोन्स-वोन्स जो है हम तोड़ देंगे, फ्लेश निकाल देंगे मतलब अच्छी खासी उन्होंने ओपन तरीके से धमकी दी थी। अब एक प्रेज़िडेंट कंट्री का जाके अगर वो नेपाल को ये समझाता है कि आप छोटी क देश हैं, अगर आप हमारे साथ प्यार से रहेंगे, हमारी बातें मानेंगे तो ठीक है, वन चाइना पॉलिसी जो आपने साइन कर रखा है उसी को अबाइड करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो चाइना हैज़ मीन्स वेज़ एंड मीन्स टू डील विद यू, यू नो? तो चाइना में जहाँ तक मैं समझती हूँ, बहुत सारे अगर चीनियों से आप बात करेंगे, वो ये मानते हैं कि जैसे कि वो लोग पाकिस्तान के साथ डील करते हैं, वैसे ही नेपाल के साथ नहीं डील कर रहे, लेकिन लोगों के हिसाब से उनको मालूम है कि नेपाल पे 100% ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जैसे पाकिस्तान पे नहीं किया जा सकता। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग जो चीन में ये है कि नेपाल कहीं न कहीं भारत की छाया है और भारत का इन्फ्लुएंस नेपाल में बहुत ज़्यादा है, तो जो भी डिसिशंस अगर नेपाल के साथ लिए जाएँगे, उसका इफ़ेक्ट जो है, वो भारत के साथ होगा। तीसरा उनको ये नज़र आया तब
जब पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चाइनीज ने बहुत सारा फंडिंग किया और भारत ने उनके उनको एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया, तो कमर्शियली नॉन वायबल हो गया, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये भी उनको, चीन को नजर आ रहा है कि अगर हम ऐसा कुछ कर भी देते हैं कि हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट देके प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि वो कर भी रहे हैं, इस बार भी इलेक्शंस में उन्होंने काफी पैसा लगाया है और उनके पुलिस के वो सिक्योरिटी अपैरेटस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं डोमेस्टिकली। तो ये सब जब चीन करता है तो उनको ये मालूम है कि नेपाल का कभी भी रुख जो है भारत की तरफ हो जाएगा, और इसलिए 100% ट्रस्ट करना उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेपाल जो है एक साउथ एशियन जो ब्रॉडर रीजन जिसका जिसका मतलब जिसमें भारत का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है, उसके अंडर आता है। और वो स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमस एक डिसीजन उस टाइप का नहीं लेगा कि भारत से अलग हो जाए, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध ही अलग तरीके के हैं। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए चीन को ये समझ में आता है। तो चीन जो है अब जो कर रहा है, वो सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे ना हो, जो कि शायद भारत के इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि अगर अमेरिका का इंटरेस्ट नेपाल में बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, तो भारत का इंटरेस्ट भी उसमें हार्म होता है। तो चीन का अभी सारा फोकस जो है वो भारत से हटकर, क्योंकि अगर भारत और चीन के बीच में आप मैत्री समझे तो 2015 के पास चली जाइए, जब हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज थी, उन्होंने एक 2+1 एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी कि आप छोटे देश जैसे कि भारत और चीन जो है नेपाल में कंपटीशन नहीं करेंगे, एक स्पेस है आपस में अंडरस्टैंडिंग करके कोऑपरेशन तरीका का करेंगे कि आप किस चीज में आप एज ले सकते हैं, किस चीज में हम ले सकते हैं। अब कहीं ना कहीं वो एक जो व्हील है वो वापस चल के वापस आ रहा है 2026 में। अब जब भारत और चीन के संबंध बेटर हो रहे हैं, तो उस टाइप का एक अंडरस्टैंडिंग फिर से क्रिएट हो सकता है। लेकिन अमेरिका के साथ ये अंडरस्टैंडिंग ना तो भारत का हो सकता है, ना चाइना का हो सकता है। तो अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है चीन में, ये नेपाल में, चीन उससे सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है कि भाई आप जो है ये अमेरिका का एसपीपी, पहले तो आपने एमसीसी पास कर दिया प्रोजेक्ट्स वगैरह के चक्कर में, अब आप अगर एसपीपी को भी पास कर देते हैं तो सारे डिफेंस रिलेटेड अदर चीजें जो हैं, जैसे अब अभी जो एम्बेसडर गए थे, स्पेशल एनवॉय जब गए थे गौर जी, तो उन्होंने एक ड्रोन्स का भी किया है हिमालयन, ठीक है ना। तो उसके बाद नेपाल को ये डिसीजन लेना पड़ा कि सब सब तरीके के बंद कर दीजिए, जबकि चीन का वहां पे ड्रोन काफी सालों से चल रहा था, ठीक है। तो उनको ये नजर आ रहा है कि ये पूरा मैपिंग करना, स्ट्रेटेजिक एक एक अम्ब्रेला क्रिएट करना, डिफेंस रिलेटेड एक डिफेंस रिलेटेड आप कंट्रोल करना, इस टाइप का जो इन्वॉल्वमेंट अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, और स्पेशली तिब्बत से रिलेटेड जो इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का हो रहा है, क्योंकि चीन को ऐसा लगता है कि दलाई लामा जी ने जो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया सुशीला कार्की जी को और बालेन जी को, वो अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस था। तो अगर उस टाइप का एक इन्वॉल्वमेंट तिब्बत के ऊपर लेके भी अमेरिका आता है, क्योंकि अमेरिका ने तो पूरा बिल पास कर रखा है तिब्बत रिजॉल्व करके, तो अगर वो यहाँ पे आ जाता है चाइना के बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर में, तो चीन को सबसे ज्यादा डर है वही जो आप 50-60 की बात करें, जब सीआईए का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो चीन का अभी सबसे ज्यादा मुद्दा अमेरिका है बजाय भारत के, क्योंकि भारत को तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है ही कि भाई बहुत सारी चीजों में ये इन्फ्लुएंस है, और एक तरीके का हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, रिलीजियस लिंकेजेस हैं, और एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, जिसको वो मेरे हिसाब से भारत चीन के साथ मैनेज कर सकता है, क्योंकि चीन का जो रेलवे प्रोजेक्ट भी जो नेपाल से आता है, उसका भी अल्टीमेट गोल जो है वो भारत के बॉर्डर तक लाना है, ताकि वो मार्केट को एक्सप्लोर कर सके, है ना, इंडियन भारत की जो भी मार्केट है। तो इस टाइप की एक अंडरस्टैंडिंग उनके में क्रिएटेड है कि ना तो भारत जाके नेपाल को कब्जा करने वाला है, ना चीन करने वाला है, और किसी तरीके से हम लोग एक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका आ जाता है, तो ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स अलग तरीके का शेप करता है, स्पेशली चीन के लिए तो टिबेटन्स जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारे एनजीओ वहां पे काम कर रहे हैं नेपाल में, फंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और अगर पूरा डिफेंस और सिक्योरिटी के उसमें भी जो है एक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो चीन का एक जो ट्रेडिशनल डिफेंस डिप्लोमेसी था, वो अब चेंज होके बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक सिक्योरिटी डिप्लोमेसी की तरफ चला गया, जिसमें वो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, सिक्योरिटी अलायंस हो सकता है कि उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है हिमालयाज में या कुछ, चाहे वो इंडिया के साथ हो या ना हो, तो उस हिमालयस की टेक्नोलॉजीज को, जो हम बोलते हैं कि हाई हाई ऑल्टीट्यूड टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, उसको काम करने की वो
अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसको सिर्फ एक जो Yeah. कंपटीशन लिखता है, जो कॉन्फ्लिक्ट लगता है, जो काउंटर लगता है, वो सिर्फ वेस्टर्न पावर्स लगता है, वो भारत नहीं लगता है। Correct, sir. Correct, ma'am. Absolutely. And this is a very, I think I must say, आपने बड़ा clearly इस चीज को डाला है. You put this across in very simple words. क्योंकि ये understanding नहीं है इनके अंदर, and I think it's just naivety at best. मैं उसी को बोलूंगा. I don't know if it is, क्या बोलते हैं ना, conspiracy, but I think it's naivety. सोच नहीं रहे हैं ये लोग क्या क्या रियलिटी होगी और क्या इनके एक्शंस की क्या repercussions हो सकते हैं. You know, because at the end of it, getting in bed with China is like, क्या बोले मैं? I mean, getting in bed with China is idiosyncrasy at best. But ठीक है. Anyways, let's figure it out, ma'am, and let's wait and watch what actually takes place. सबसे request है, please say a big thank you to ma'am for her understanding of, you know, or understanding and explanation जिस तरह से मैम ने समझाया है. Of course, I will always say thank you. And video को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And don't forget to support this channel. Check out our description, join our groups, and we shall see you back. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार, जय हिंद।